सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शंस। अब ये फंक्शंस होता क्या है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको दो इंटीजर्स को ऐड करना है, वो भी 20 टाइम्स, तो आप क्या एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स के लॉजिक को 20 बार लिखोगे? नहीं, राइट? आप उस लॉजिक को एक बार लिखोगे और उसी लॉजिक को आप 20 टाइम्स यूज कर लोगे, राइट? क्या आपको ये कंफ्यूजिंग लगा? अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगा तो ये वीडियो आपके लिए है। ग्रेट लर्निंग ने ये सोचा कि क्यों ना फंक्शंस इन सी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपके इस टाइप के कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए। और ये वीडियो पूरा हिंदी में रहेगा तो आपको और आसानी होगा इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेवऑप्स, मैनेजमेंट, और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। इन कोर्सेज को अवार्ड विनिंग प्रोफेसर्स और लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया है। आपको बस इन कोर्सेज में इनरोल करना है और इन कोर्सेज को कंप्लीट करना है एक फ्री सर्टिफिकेट पाने के लिए। और आपके इनरोल करने पे आपको खूब सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे एक्सेस टू प्रेजेंटेशंस, कोड नोटबुक्स, डेटा सेट्स और क्विजेस। हमारे यहाँ दोनों इंग्लिश और हिंदी के कोर्सेज आपको मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आपको अपने रिलेवेंट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? रजिस्टर कीजिए और एक बेहतरीन लर्निंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ना कि सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बल्कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, उसमें फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या एजेंडा या क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर फंक्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है, ये इतना फेमस क्यों है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करते हैं या फिर उसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कि आखिर फंक्शंस को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे कि कितने तरीके के फंक्शंस हैं और इतने तरीके के फंक्शंस क्यों हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शंस एक्चुअली में काम कैसे करता है, मतलब कि अगर हम लिखना जानते हैं फंक्शंस को तो आखिरकार उसका फ्लो क्या है। उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के बारे में सीखेंगे कि आखिर ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वर्ड्स होता क्या है और इसे कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक बहुत फेमस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसका नाम है रिकर्शन। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग डेव सी प्लस प्लस आईडी में वर्क करके देखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे, इसका फ्लो देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। एट लास्ट हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शंस का आखिरकार एडवांटेज क्या है। तो इस पूरे टॉपिक से आपको ये समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली समझ में आएगा कि फंक्शंस आखिर होता क्या है और इसका काम क्या है। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से और देखते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया है फंक्शंस के बारे में। तो जब हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है। जो भी कोड्स ब्रैकेट्स के अंदर रहते हैं उसे हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। अब ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब ये कोई एक टास्क को परफॉर्म करता है।
डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब कि ये किसी भी एक प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है ताकि आपके प्रॉब्लम्स को समझना और उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप केक को कंसीडर करोगे तो ऐसे पूरा केक को खाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? लेकिन हम अगर केक के पीसेस कर दें तो उसे खाना बहुत इजी हो जाता है, राइट? सेम फंक्शंस भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आप पूरे पीस ऑफ टास्क को ले लोगे तो उसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप अगर उसे डिवाइड कर दोगे तो उसे सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है, राइट? It is used for reusability purpose. Codes which can be repurposed, we need not have to write it again and again. मतलब कि जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर आपके पास एक लॉजिक है कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है और आपको ये 20 बार करना है, मतलब कि आपको 20 बार एडिशन करना है दो नंबर का, तो आप a प्लस बी मतलब कि c इक्वल टू a प्लस बी, ये जो लॉजिक है ये आप एक बार ही लिखोगे। अब आप इस लॉजिक को बार बार मतलब 20 बार इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज यूज फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पस, मतलब आप इस लॉजिक को बार बार यूज कर रहे हो। आपको इसको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, c इक्वल टू a प्लस बी, सी इक्वल टू a प्लस बी, सी इक्वल टू a प्लस बी, राइट? आप बस एक बार लिख रहे हो और आप इस लॉजिक को 20 टाइम्स यूज कर सकते हैं। कोड्स विच कैन बी रीपर्पस्ड, वी नीड नॉट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। आपको इस कोड को बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, राइट? इसे एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं अगर आपको ये बेसिक थिंग समझ में नहीं आया है। अब आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर करो कि सपोज कि आपके मम्मी या डैडी को बाहर जाना है, राइट? और वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बाहर ही रहेंगे। ओके, तो आप घर में अलोन हो, आप घर में अकेले हो। अब आपको भूख लगेगा, राइट? तो आप खाने के लिए किचन में जरूर जाओगे। तो आपकी मम्मी ने सुबह सुबह 8 बजे एक केक आपके लिए तैयार करके रख दिया है और आपकी मम्मी ने आपको ये बोला है कि आपको जब भी भूख लगे आप किचन में जाके उस केक का एक स्लाइस खा लेना, राइट? तो आपकी मम्मी ने एक केक बना के किचन में रख दिया और आपको ये बोल दिया कि आपको जब भी भूख लगे आप किचन में जाना और एक स्लाइस केक का खा लेना। तो आप 9 बजे सुबह आपको भूख लगा, आप किचन में गए और आप उस केक में से एक स्लाइस आपने खा लिया। आपको फिर 11 बजे भूख लगा, आपने फिर उस केक में से एक स्लाइस खा लिया। सेम थिंग आपने 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ये पूरे दिन में आप किचन में गए और आपने केक के हर स्लाइस को खाया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप बेसिकली एक केक है जिसको आप सेवरल पीसेस में काट दिए हो और उस पर्टिकुलर पीसेस को आप बार बार यूज कर रहे हो, मतलब कि आप सेम चीज को बार बार यूज कर रहे हैं ताकि आपका काम हो जाए, राइट? तो आपकी मम्मी ने एक फंक्शन बना के रख दिया और आप पूरे उस 24 घंटे पे आप उसी फंक्शंस को बार बार यूज कर रहे हो। तो केक यहाँ पे एक फंक्शन हो जाएगा, केक यहाँ पे एक फंक्शन हो जाएगा। आप इस फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं, राइट? अगर आपको फिर भी फंक्शन समझ में नहीं आया है तो एक प्रोग्राम करके हम लोग देखेंगे और फिर सीखेंगे कि फंक्शंस आखिर होता क्या है। उससे पहले हम लोग को ये सीखना होगा कि फंक्शन आखिर लिखते कैसे हैं। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जिसका नाम है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन, वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ फंक्शन। ऑब्वियसली फंक्शन का एक नाम होगा that we are going to use in our program like a variable declaration। जैसे आप कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो तो आप लिखते हो int a। आप यहाँ पे पहले डिक्लेयर करते हो, उसके बाद ही आप उस वेरिएबल को यूज कर पाते हो, राइट? तो वैसे ही अगर आप किसी फंक्शन को यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में तो आपको वो पहले डिक्लेयर करना होगा। वी कैन नॉट यूज अ फंक्शन अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड इन अ प्रोग्राम।
आप फंक्शन को यूज नहीं कर सकते अगर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो प्रोग्राम में। A function must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name, parameters and return type. आपको उस फंक्शन को डिक्लेयर ग्लोबली करना पड़ेगा सी प्रोग्राम में, ताकि आपके पूरे प्रोग्राम को पता चले कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का पैरामीटर क्या है और फंक्शन कौन सा रिटर्न टाइप यूज कर रहा है। अब फंक्शन का नाम तो हो गया, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। फंक्शन पैरामीटर हो गया जो उसके ब्रैकेट्स में रहता है, वो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। रिटर्न टाइप इज नथिंग बट क्या आप कोई डेटा टाइप यूज कर रहे हो या फिर आप वॉइड यूज कर रहे हो, ये आपका रिटर्न टाइप हो गया। तो अब देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है डिक्लेरेशन लिखने का। सबसे पहले एक रिटर्न डेटा टाइप जाएगा, तो ये रिटर्न डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, ये वॉइड भी हो सकता है, ये इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। फंक्शन नेम पे आप कोई भी नाम दोगे फंक्शन का, और यहाँ पे डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब कि आपके ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, वो कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं किसी भी डेटा टाइप के। इन द सेंस अगर आप ये एग्जांपल ले लो, तो ये मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर डेटा टाइप के, और ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं इस फंक्शन के। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कहां पे यूज होंगे, फंक्शन के अंदर, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली डिक्लेरेशन कुछ ऐसे किया जाता है कि पहले रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को मेंशन कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि डिक्लेरेशन के बाद अब हम जो फंक्शन को यूज करेंगे उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब कि डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है कि फंक्शन का बॉडी, मतलब कि फंक्शन का एक्चुअल थिंग, जो एक्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल फंक्शन का लॉजिक है, वो हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यही वो एक्चुअल लॉजिक है या यही वो एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जो वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। अ फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये लॉजिक एक लाइन का भी हो सकता है या फिर ये लॉजिक मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है, जिसको हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखोगे वो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट होगा फंक्शन का। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया c इक्वल टू a प्लस बी, ये अगर आपका लॉजिक है तो ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि ये आपका मेन लॉजिक है फंक्शन का, राइट। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर है डिक्लेरेशन से, फर्क बस इतना है कि आपको यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन करना है का मतलब है कि आपको उसको प्रॉपरली डिफाइन करना है कि वहां पे क्या लॉजिक यूज होगा, मतलब कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो सारे लॉजिक्स लिखने हैं जो आप डिक्लेरेशन में नहीं करते हो। आप डिक्लेरेशन में बस डिक्लेयर करते हो, बट यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो रिटर्न डेटा टाइप सेम जाएगा, फंक्शन नेम भी आपका सेम फंक्शन नेम होगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी आपका सेम होगा। यहां पे बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है, जो कि ये लाइन है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक फंक्शन का बॉडी लेना है और इस फंक्शन बॉडी के अंदर आपका पूरा लॉजिक जाएगा, जो आपका एक्चुअल स्टेटमेंट है वो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया कि हम लोग थ्योरेटिकली समझ गए कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोग्राम करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको फंक्शन का रियल यूज समझ में आएगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बेसिक सा, और इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे किसी दो नंबर को ऐड करना है तो मैं ये लॉजिक लिख सकता हूं, लेकिन अगर मुझे वो दो नंबर को ऐड करना है 20 बार, तो मैं 20 बार इस लॉजिक को नहीं लिखूंगा, मैं इसको बस एक ही बार लिखूंगा और इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूं, यही सेम लॉजिक को। तो अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को चालू करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे #include_stdio.h, मतलब कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया कि आप अगर वेरिएबल यूज करते हो अपने प्रोग्राम में तो आप उससे पहले डिक्लेयर करते हो, वैसे ही अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको उससे पहले डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोग ये लिख रहे हैं कि हमारा फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है ऐड, और हमारे फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हमारे फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है इस प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं और मेन मेथड के अंदर चलते हैं। तो मेन मेथड के अंदर हमने ए वेरिएबल को एक वैल्यू दिया है 10 और बी वेरिएबल को एक वैल्यू दिया है 20, और उसके बाद हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया है जो सी है, और सी पे हमने लिखा है एड ब्रैकेट 10, 20। अब आपको यहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस पे। इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन कॉल। मतलब कि आपने जो भी फंक्शन जहां पे लिखा है वहां पे आपको जाने के लिए ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपने जो भी फंक्शन को लिखा है, जहां पे भी आपने फंक्शन डेफिनेशन लगाया है, अगर आपको वहां पे जाना है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फंक्शन कॉल या फंक्शन कॉलिंग। तो यहां पे हमने फंक्शन का नाम लिखा है और फिर हमने ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज डाले हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये यहां से डायरेक्टली आपके फंक्शन पे चला जाएगा। कौन सा फंक्शन? ऐड फंक्शन। तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा ऐड फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है जो कि फंक्शन डेफिनेशन है, क्योंकि यहां पे कर्ली ब्रैकेट्स है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके लॉजिक लिखे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है, या फिर फंक्शन कॉलिंग होने के बाद हो क्या रहा है। यहां से फंक्शन कॉलिंग होने पे आप देख सकते हो कि 2 वैल्यूज पास हो रही हैं 10 और 20, और आपने फंक्शन डिक्लेरेशन पे देखा था कि ब्रैकेट्स में हमने पैरामीटर डाला था ए और बी, राइट। तो ये जो 10 और 20 का वैल्यू है ये दोनों भी आपके फंक्शन डेफिनेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और बी का वैल्यू हो जाएगा 20। अब इसके अंदर आएंगे और ये देखेंगे कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो यहां पे उन्होंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी। अब आप बोलोगे कि सी तो पहले से डिक्लेयर्ड था, तो फिर यहां पे क्यों सी को फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे ये फंक्शन का सी है। ये जो सी वेरिएबल है ये फंक्शन का है और ऊपर वाला जो सी है वो मेन फंक्शन का है, तो वो दोनों में डिफरेंस है। अब यहां पे सी के अंदर क्या हो रहा है? सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो अगर मैं मेमोरी बनाऊं तो यहां पे सी का मेमोरी बनेगा और सी के अंदर सेव हो जाएगा 30। अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न सी का मतलब है कि आपका फंक्शन जहां से कॉल हुआ आप वहां पे वापस चले जाइए। मतलब कि मेरा फंक्शन यहां से कॉल हुआ था तो मैं ये एरो बनाया था। अब यहां पे बोल रहा है रिटर्न सी, मतलब कि ये मुझे वैल्यू फिर से उसी लाइन पे ले जाना है। ओके, सो रिटर्न सी मतलब वो 30 वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। कहां पे? वापस इस लाइन पे। यहां पे क्या लिखा है? सी, मतलब कि ये जो मेन फंक्शन का जो सी था, मेन फंक्शन पे जो सी वेरिएबल बना था उस पे अभी तक कोई वैल्यू नहीं था। अब यहां पे 30 वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहां से फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद हमने फंक्शन पे अपने पूरे लॉजिक को एग्जीक्यूट किया और हमने एक रिजल्ट को रिटर्न किया अपने मेन फंक्शन पे, और मेन फंक्शन पे उस रिजल्ट को सेव कर लिया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर दे रहे हैं
उस पर्टिकुलर आंसर को, और ये पर्टिकुलर 30 आंसर जो है ये प्रिंट हो जाएगा एज अ रिजल्ट। अब बेसिकली ये जो फंक्शन यहां पे लिखा है, जो फंक्शन डेफिनेशन है, ये आप n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। आपको ये फंक्शन फिर से बनाने का जरूरत नहीं है, आपको बस ये जो कॉलिंग है ये बार बार करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप ये लिख रहे हो int c इक्वल टू एड 10,20, तो आप नेक्स्ट लाइन पे ये भी लिख सकते हो कि int d इक्वल टू एड 20,30। आप नेक्स्ट लाइन पे ये भी लिख सकते हो कि int e इक्वल टू एड 30,40। और ये सारी लाइंस आपको आपके रिटर्निंग आउटपुट देंगी, क्योंकि आप यहाँ पे इस लाइन पे भी फंक्शन कॉल कर रहे हो और इस लाइन पे भी फंक्शन कॉलिंग कर रहे हो। तो ये सब लाइंस पे फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, इसीलिए बार बार ये फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा और अपना काम करेगा और आउटपुट आपको हमेशा प्रिंट करके देगा, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या सीखे कि फंक्शन आप एक बार ही लिखोगे और आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया था कि आपके पास एक केक पहले से तैयार है, आपको बस जाना है और उसे टाइम टू टाइम खाना है। आपको हर बार उस केक को बनाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो केक आपके लिए पहले से बना हुआ है, आपको बस उसे यूज करना है और खाना है, राइट। अब लगता है आपको फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आगे और क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेव सी प्लस प्लस में अगर हम लोग ये प्रोग्राम को रन करें तो उसका आउटपुट क्या आता है। ओके, सो डेव सी प्लस प्लस पहले खोल लेते हैं। कुछ ऐसा डेव सी प्लस प्लस दिखता है। अब मैं एक फाइल बना लूंगा यहाँ पे, न्यू सोर्स फाइल पे जाके, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो फाइल पे जाके सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेव कर लूंगा इसको फंक्शन के नाम से, या फिर फंक दे देते हैं, FUNC। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक बार कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ओके, सो कॉपी मैंने कर लिया है। नाउ हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। सो इंट मेन लिखा है बट हम लोग यहाँ पे get ch लिख रहे हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0 और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आ गया है और ये बोल रहा है एडिशन 30, राइट। तो मतलब कि मेरा एडिशन हो रहा है। इस पूरे प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो चेंज आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूं इंट d, और इसको मैं अगर वैल्यू दे दूं एड 20,30 और इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो printf जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं सेम चीज प्रिंट कर दूंगा, बस इसके अलावा मैं यहाँ पे d लिख दूंगा। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये भी मुझे क्या एडिशन वैल्यू दे रहा है। ये भी मुझे एडिशन वैल्यू दे रहा है। और आप यहाँ नोटिस करो कि क्या मुझे ये लॉजिक बार बार लिखना पड़ा? नहीं, राइट। मुझे बस 2 स्टेटमेंट्स ऐड करने पड़े क्योंकि मुझे डी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करना था। तो आप देख सकते हो कि ये जो लॉजिक है इसे मैंने छुआ भी नहीं, ये वैसे ही कि वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी ले सकते हो, आपको 20 वेरिएबल्स भी आप ले सकते हो और आप यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कितने भी टाइम आप चाहते हो उतने टाइम, राइट। सो अब मैं एक और ई वेरिएबल लिया हूं और मैं यहाँ पे ई वेरिएबल को चेक करूंगा कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो एडिशन 30, एडिशन 50 और एडिशन 80 आना चाहिए। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वही सेम आउटपुट मिल रहा है। हाँ, हमें वही सेम आउटपुट मिल रहा है। तो अब ये प्रोग्राम्स हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे
और ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? आप कोई भी फंक्शंस को अगर यूज कर रहे हो, जैसे कि प्रिंट एफ, ये बहुत ही नॉर्मल सा एक फंक्शन है जो आप हमेशा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन हम कभी भी लिखते नहीं या फिर उसको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब कि इस फंक्शन को पहले से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स ने मुझे प्रोवाइड किया है। मुझे ये प्रिंट एफ ही लिखना पड़ेगा, मैं इसको कैपिटल प्रिंट एफ या फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऐसे करके नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने बोला है कि आप इस मेथड को या इस फंक्शन को ऐसे ही यूज करेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही आपके पास और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जैसे कि स्कैनएफ, फिर मेन भी एक फंक्शन है, राइट। मेन मेथड या मेन फंक्शन भी एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस करके बोलते हैं। आगे देखते हैं कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यूजर डिफाइंड मतलब वो फंक्शंस जो हम लोग बनाते हैं, जो कि डिफाइन होता है यूजर के थ्रू, मतलब जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे। सपोज कि मैंने पहले एग्जांपल पे आपको एक दिखाया था ऐड फंक्शन, जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया था, तो ये हो गया आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसे ही आप यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं, या डिस्प्ले हो गया, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो ये कुछ हो गए एग्जांपल्स जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं और उन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और ये देखते हैं कि फंक्शंस आखिर वर्क कैसे करता है, फंक्शंस का आखिर फ्लो क्या है। तो हमने पहले एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने ये समझा कि फंक्शंस आखिर काम कैसे करता है, उसको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझते हैं। तो फंक्शंस पे ये चार चीजें अवेलेबल होती हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स और फंक्शन बॉडी। रिटर्न टाइप आपको पता होगा कि अगर आप फंक्शन के बाहर रिटर्न डेटा टाइप इंट लगा रहे हो तो मतलब वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप वॉइड लगा रहे हो तो वॉइड एक नो रिटर्न डेटा टाइप है, मतलब कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। अगर आप इंट ले रहे हो तो आपका फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो आपका फंक्शन फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर आप वॉइड ले रहे हो तो वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन नेम इज नथिंग बट द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन का रियल नाम होता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर। When a function is called, you pass a value to the parameter. This value is referred to as actual parameter or argument. अब यहां पे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है int add, जो मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम के बेसिस पे बताया था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक int a लिया है और मैंने int b लिया है, और इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक लिखूंगा जो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, पर अब इमेजिन करो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट्स के अंदर आप ये जो दो टर्म्स देख रहे हो या जो दो वेरिएबल्स देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स क्या करता है? ये एक प्लेस होल्डर का काम करता है, मतलब कि आप अगर अपने फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो आपको उस ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा वेरिएबल यूज करना चाहते हो। तो अगर मैं इस ऐड फंक्शन के अंदर
a प्लस बी लिखना चाहता हूं तो मुझे ये a प्लस बी का वैल्यू फेच करने के लिए यहां पे स्पेसिफाई करना होगा वो दोनों वेरिएबल को, इसीलिए इसे पैरामीटर्स बोला जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बारे में, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर इसे क्यों लिखते हैं। फंक्शन बॉडी क्या होता है? फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। ये आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप लिखोगे वो आपका एक्चुअल लॉजिक होता है और उसी को हम लोग फंक्शन बॉडी बुलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक नॉर्मल सा एक कोड लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा कोड नहीं है, ये बस एक सैंपल सा कोड है, क्योंकि मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि फंक्शन का फ्लो कैसे होता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन है। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि ये क्या है, तो ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। मतलब मैं ये बता रहा हूं अपने प्रोग्राम को कि मेरे प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज हो रहा है, तो उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया है, तो ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन। मतलब अपने फंक्शन को पूरा पूरा डिफाइन कर दिया है कि फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक है और मैं क्या चाहता हूं इस फंक्शन से। अब मेन मेथड के अंदर या फिर मेन फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग किया हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हो। आपको ये पता होगा कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो आपका जो हार्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन है। उसके पहले कुछ भी लिखा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, मतलब कि आपका एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से। सो मेन फंक्शन से अगर आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे तो ये फंक्शन नेम कॉलिंग पे जाएगा और उसके बाद ये सीधा वहां से फंक्शन पे जाएगा जो कि फंक्शन डेफिनेशन है। उसके बाद ये अपना काम करेगा, आपको यहाँ पे आपने जो भी लॉजिक लिखा है ये वो पूरा कंप्लीट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट रहेगा रिटर्न का। क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा है तो यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर कोई अदर डेटा टाइप यहाँ पे लिखोगे तो आपको वैल्यू को रिटर्न करना है। अब उसके बाद इसे वापस भी जाना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट्स हैं एट लास्ट जो बाकी है एग्जीक्यूट होना, तो ये वापस वहां से रिटर्न हो जाएगा और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको 2 मिनट के लिए मिटा देता हूं ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन का पूरा काम होने के बाद ये वापस से जहां से कॉल हुआ था वापस वहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स और लिखे हो सकते हैं जो आपको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? तो ये होता है आपका फंक्शन का वर्क फ्लो कि फंक्शन कॉलिंग आखिर होता कैसे है और अगर आप किसी प्रोग्राम में फंक्शन को यूज कर रहे हो तो वो काम कैसे करेगा। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिरकार ये फंक्शन फ्लो कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले तो हमने बस सैंपल कोड लेके आपको बताया कि फंक्शन का फ्लो कैसे होता है। अब एक ये रियल एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख के सीखते हैं कि फंक्शन का फ्लो क्या है। अब ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, तो ये मुझे आपको बार बार बताने का जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे नोटिफाई करने के लिए लिख दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड है जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200 और उसके बाद इंट रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स a कॉमा b सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल, मतलब कि ये यहां से डायरेक्टली फंक्शन पे जाएगा। आपको खोजना है कि फंक्शन कहां पे है, तो फंक्शन मेरा यहां पे लिखा है। तो एक मेमोरी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रिजल्ट का मेमोरी बनाएंगे जो कि मेन फंक्शन का रिजल्ट है। तो यहां पे हम लोग एक मेमोरी बना दी है रिजल्ट का, जो कि खाली है क्योंकि अभी उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब फंक्शन कॉलिंग होने की वजह से ये जो पूरा कोड है ये डायरेक्ट फ्लो यहां पे चले जाएगा और a और b आपके पैरामीटर्स थे, तो a और b के वैल्यू थे 100 एंड 200। num1 का वैल्यू हो जाएगा 100 और num2 का वैल्यू हो जाएगा 200।
अब इंट रिजल्ट यहां पे भी है, मतलब एक मेमोरी ब्लॉक रिजल्ट का यहां भी बनेगा। ये हो गया आपका मेन फंक्शन का और ये हो गया आपका मैक्स फंक्शन का। मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, तो यहां पे इफ एंड एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है। तो देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, num1 का वैल्यू है 100 और num2 का वैल्यू है 200, तो ये हो गया फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स पे जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा num2, मतलब कि रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा 200। तो यहां पे हम पुट कर देंगे 200। इफ एंड एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद लिखा है रिटर्न रिजल्ट, मतलब कि यहां से ये जो लाइन है ये वापस ट्रैवल करेगा और वापस जाएगा जहां से वो आया था। मतलब कि ये सीधा अब वापस इस लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो हमें प्रिंट करने हैं, जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं। तो अब देखते हैं कि यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है। पहले आप ये समझो कि ये रिटर्न रिजल्ट कर रहा है, मतलब कि रिजल्ट का जो वैल्यू है 200 वो रिटर्न हो रहा है कहां पे, यहां पे। और ये जो रिजल्ट का वैल्यू है वो भी अब 200 हो जाएगा क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया है। अब यहां पे वो लोग प्रिंट एफ कर रहे हैं मैक्स वैल्यू इज रिजल्ट, मतलब कि ये प्रिंट कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज 200। तो आपको ये प्रोग्राम अब पूरा समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर है तो आप वो दो नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे यूजिंग फंक्शंस। तो आई होप कि आपको फंक्शन का फ्लो और फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन किसको बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो हमने पहले पैरामीटर्स के बारे में बात किया था वो आखिर होता क्या है, और उसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि ये पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है। तो अगर आप ये बेसिक सा कोड को पकड़ लो तो यहाँ पे मैंने ये बेसिक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूडेड है। यहाँ पे कुछ फंक्शन के डिक्लेरेशन है, मतलब कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, एड नंबर्स इंट ए कॉमा इंट बी। अब यहाँ पे मेन मेथड है जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। उसके बाद कुछ लाइंस लिखे हैं कोड्स के जो हमें नोटिस नहीं करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बस ये समझ रहे हैं कि आखिर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट होता क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, मतलब कि हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ये यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन पे चला जाएगा। अब ये जो फंक्शन पे जाएगा तो ये दोनों वैल्यू जो है 10 और 20 ये इसको लेके जाएगा, और ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और बी का वैल्यू हो जाएगा 20, जो आपने हमेशा अभी दो एग्जांपल्स पे देखते आए हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पैरामीटर किसको बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं और मैं आपको अच्छे समझाता हूं कि पैरामीटर क्या होता है। अगर आप इस फंक्शन डेफिनेशन का बात करो, ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन। तो अगर आप इस फंक्शन डेफिनेशन का बात करो तो ये जो ब्रैकेट्स में दो वेरिएबल लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, क्योंकि ये हमारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होने वाले हैं। अब अगर आप फंक्शन कॉलिंग का बात करो जहां पे आप वैल्यू को पास करते हो, तो जो वैल्यूज को आप पास करते हो उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आप ये दोनों चीज को बहुत ध्यान में रखो कि पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन डेफिनेशन पे लिखे जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो फंक्शन कॉलिंग पे मेंशन किए जाते हैं, मतलब कि वो वैल्यूज जो फंक्शन डेफिनेशन पे पास होंगे। तो आप अगर ये दोनों चीज को ध्यान में रखोगे तो आपको पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन डेफिनेशन पे लिखा जाता है, जो आप अपने लॉजिक पे यूज करोगे, जो वेरिएबल्स आप अपने लॉजिक पे यूज करोगे। आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो आप फंक्शन कॉलिंग पे डिनोट करते हो,
जो आप एक्चुअली वैल्यूज पास करोगे उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि वॉइड यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। मतलब कि अगर मैंने अपने फंक्शन में वॉइड लिख दिया है तो वो क्या करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ग्रेट लर्निंग और उसका मैंने डेटा टाइप दिया है वॉइड। मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब जो मेरा मेन फंक्शन है, आप वहां पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉलिंग किया हुआ है उसी ग्रेट लर्निंग फंक्शन का। तो ये यहां से बेसिकली फंक्शन पे जा रहा है और ये तीनों चीजों को वो प्रिंट करेगा। तो हाई प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में माय नेम इज ऋतिक प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हैव अ ग्रेट लर्निंग प्रिंट करेगा, उसके बाद ये वापस जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा। तो यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड दिस फंक्शन सिंस इट्स रिटर्न टाइप इज वॉइड। तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को हम लोग अपने डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं। तो यहां से हम लोग अपने कोड को कॉपी कर लेंगे और डेव सी प्लस प्लस में हम लोग बस इसको पेस्ट कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो तीनों चीजें जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रही हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं फंक्शंस के बारे में, वो अभी हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेन मेथड, जो ये मेन फंक्शन है इन सी प्रोग्राम, इज ऑल्सो फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है। ईच सी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। मतलब कि अगर आपके किसी भी सी प्रोग्राम पे कोई भी फंक्शन आप इंक्लूड नहीं भी कर रहे हो तो भी मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। मतलब कि आपके हर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपके हर सी प्रोग्राम्स में एक ना एक फंक्शन तो इंक्लूड होगा ही, वो होगा मेन फंक्शन। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस। आप जितने चाहते हैं उतने फंक्शंस आप बना सकते हो। अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ एंड इट इज नोन एज रिकर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि रिकर्शन आखिर होता क्या है। तो अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ मतलब कि एक फंक्शन अगर खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब कि आप एक फंक्शन लिखे हो और आप उस फंक्शन को खुद पे ही कॉल कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिकर्शन। अब ये होता क्या है ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम लोग एक सेपरेट टॉपिक रखे हैं रिकर्शन के बारे में और उसको अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक में कि रिकर्शन आखिर काम कैसे करता है। तो रिकर्शन को समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम को पहले देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। उससे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिकर्शन के बारे में। तो रिकर्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा है उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिकर्सन। अब जो फंक्शन खुद को ही कॉल करे उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है आइए हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर सैंपल कोड से कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमने पहले तो लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन करके रखा हुआ है जिस फंक्शन का नाम है फंक्शन नेम। ये एक सैंपल कोड है इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन है जिसके अंदर हम लोग फंक्शन नेम को कॉल कर रहे हैं। अब ये सब होने से पहले हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे आना चाहिए। तो अभी फंक्शन को छोड़ देते हैं, पहले मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, मतलब एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फंक्शन कॉलिंग। अब यहां से जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ऑब्वियसली ये यहां पे जाएगा, राइट। और यहां पे जाने के बाद ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो कुछ लाइंस यहाँ पे लिखे हैं जो पहले एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलिंग फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ये सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब कि इसके बाद ये फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये रिपीट मोड पे चलते जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन ये है
कि अगर ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो ये कब तक कॉल करेगा, क्योंकि ये तो रिपीट मोड पे चलते जाएगा, राइट? तो ये खत्म कब होगा? अब उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, एक बहुत ही रियल टाइम प्रोग्राम देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर, और समझते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज कब खत्म होगा, वो रिपीटिशन कब खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोग्राम नहीं देखेंगे, कुछ 2 या 3 प्रोग्राम्स देखेंगे ताकि आपको रिकर्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम जिसका नाम है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। अब सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है मैं वो बता देता हूं। फैक्टोरियल को हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 का। मतलब कि 5 के पहले जो भी डिजिट्स आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट? तो अभी इसका फैक्टोरियल कितना होगा? 5 4 से 20, 60, 120। सो 5 का फैक्टोरियल है 120। अब आते हैं प्रोग्राम पे और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे मुझे अब इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है n, उसके बाद मैंने बोला है एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। तो स्कैनफ क्या करेगा? यूजर से एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेगा। तो इमेजिन कर लेते हैं कि यूजर ने 5 ही दिया है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि जगह बन जाए एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहां पे यूजर ने n का वैल्यू क्या दिया है? 5। नेक्स्ट लाइन पे चलते हुए ये देखते क्या लिखा है, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इक्वल टू परसेंटेज एल डी। ये जो है ये डिजिट है, लेकिन ये जो है ये लॉन्ग डिजिट है, मतलब कि इसका जो डिजिट नंबर आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा, राइट, कंपैरेटिवली इससे। तो यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है? n, मतलब कि ये कुछ ऐसा प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल ऑफ n मतलब कि 5, उसके बाद इक्वल टू साइन है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर आपको पता हो फंक्शन कॉल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, राइट? फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर एक कोई पैरामीटर देते हैं, बस उतना ही करते हैं हम लोग फंक्शन कॉल के लिए। अब ये डायरेक्टली आपको कहां लेके जाएगा? फंक्शन पे, राइट? अब फंक्शन पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। रिटर्न 0 नहीं एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही आपने कॉल किया इसको तो ये फैक्ट फंक्शन पे आएगा। अब देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। तो n का वैल्यू था हमारे पास 5, तो यहां भी n का वैल्यू हो जाएगा 5। अब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो ट्रू है। तो क्या रिटर्न कर रहा है? एक बात आप जान लो कि ये रिटर्न कर रहा है, मतलब कि इसको वापस यहां पे जाना है, राइट? तो यहां पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं कि पहले लाइन पे क्या हो रहा है, पहले रिटर्निंग पे क्या हो रहा है। आप देख सकते हो यहां पे, यहां लिखा है 5 इंटू फैक्ट, उसके बाद लिखा है n-1, तो n-1 हो गया हमारा 4, राइट? तो 5 इंटू फैक्ट 4। अब ये जो फैक्ट 4 आपको दिख रहा है यहां पे, ये भी एक फंक्शन कॉल है, मतलब कि ये यहां से घूम के ये फिर से फंक्शन पे चले जाएगा। तो इसको आप लोग समझो कि ये इनकम्प्लीट है। ये जो फैक्ट 4 है इसका वैल्यू अभी तक मेरे पास आया नहीं, राइट? तो ये अभी इनकम्प्लीट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंडिकेशन एक लिख देता हूं कि ये यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब जब ये फिर से फंक्शन पे आया है तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा नंबर लिख के उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था n का, वो कितना है अभी? 4 है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है। तो फिर से रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है? 4 इंटू फैक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे 4-1 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू फैक्ट 3। अब ये भी फंक्शन कॉल है, तो ये भी इनकम्प्लीट है, इसका कोई आंसर नहीं निकला। ये आंसर निकालने से पहले ही ये फंक्शन कॉल पे कॉल हो गया है। तो यहां n का वैल्यू फिर से 3 हो जाएगा। अब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो भी ट्रू है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे थर्ड लाइन लिखेंगे
3 इंटू फैक्ट, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 माइनस 2 आएगा। अब ये भी एक फंक्शन कॉल है, तो ये आप देख सकते हो कि रिपीट मोड पे चलते जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि रुकेगा कब। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रुकेगा कब, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगा ये चीज रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद क्या होगा अब वो भी देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, इसको मिटा देते हैं। यहां पे 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, ये मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, आपको पता होगा क्या लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू फैक्ट 1, ये भी आपका फिर से कॉल करेगा। और फिफ्थ लाइन पे आ जाएगा 1 इंटू फैक्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 डायरेक्टली 0, क्योंकि जगह नहीं है। अब मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं यहाँ पे फैक्ट 0 लिख रहा हूं, ठीक है। अब n का वैल्यू 0 हो गया है, तो देखते हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है कंडीशन। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया आपको ट्रू। देखिए आप जब 1 पे थे तो 1 पे ये ट्रू आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगा। लेकिन जब आप 0 पे आते हो तो ये हो गया फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे एल्स लिखा है। एल्स में क्या लिखा है, रिटर्न 1, मतलब कि मुझे वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है। और वैल्यू कहां प्रोवाइड हो रहा है, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो आप इमेजिन करो कि ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ था। ऑब्वियसली यहां से कॉल हुआ था, मतलब कि फैक्ट 1 से कॉल हुआ था, राइट, फैक्ट 0। तो फैक्ट 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस जाएंगे ऊपर। अब हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमारा ये सारा चीज जो है ये इनकम्प्लीट है। इन सभी फंक्शंस को वैल्यू चाहिए, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब लास्ट वैल्यू को एक वैल्यू मिलेगा, तो उनको भी वैल्यूज मिल जाएगा, राइट। तब यहां पे वापस आते देखते हैं कि 1 इंटू 1 कितना है। तो मैं आंसर यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 आपको दे देगा 1। अब ये जो आउटपुट आया है 1, ये किसका आउटपुट है, फैक्ट 1 का। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये फैक्ट 1 का है, तो यहां पे वैल्यू आएगा 1, और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब ये 2 किसका आउटपुट है, फैक्ट 2 का। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अब 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। सो 24 इंटू 5 कितना हो गया, 120। और ये आ गया आपका 5 का फैक्टोरियल, राइट। तो अभी इसको एक बार फिर से देखते हैं कि हमने यहां पे किया क्या। तो सबसे पहले हमने यहां से फैक्ट का कॉलिंग हो रहा था इस पोर्शन से, उसके बाद ये वापस फैक्ट फंक्शन पे आया। फैक्ट फंक्शन पे आने के बाद रिकर्सिव फंक्शन होने के चलते ये बार बार फंक्शंस रिपीट हुए, जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो गया। और जब तक वो कंडीशन फॉल्स हो रहा था, बाकी के सारे फैक्ट जो फंक्शन थे वो इनकम्प्लीट थे, मतलब कि उनका आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जहां पे मुझे एक वैल्यू मिल गया, जैसे कि फैक्ट 0। फैक्ट 0 पे हमें एक वैल्यू रिटर्न हुआ 1, और उसी के चलते हम लोग वापस से ऊपर गए और हमने सारा वैल्यू को फेच कर लिया लाइन बाय लाइन। तो शुरू में हम लोग का फैक्ट 0 1 हुआ, 1 इंटू 1 ने मुझे 1 दिया, और ये 1 किसका आउटपुट है, फैक्ट 1 का। तो 1 इंटू 2 हो गया 2। उसके बाद फैक्ट 2 का आंसर हो गया 2, तो 2 इंटू 3 हो गया 6। इसे मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आपको एक लाइन में मिल जाए। इसका हो गया आंसर 6। फैक्ट 3 का आंसर था 6, सो 6 इंटू 4 हो गया 24। और फिर 24 फैक्ट 4 का था, तो 24 इंटू 5 हो गया 120, राइट। तो ये एक प्रोग्राम था रिकर्शन से जिसका नाम है फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं एक और प्रोग्राम और आपको अच्छे समझाते हैं। उसके पहले हम लोग इस प्रोग्राम को डेव सी प्लस प्लस में रन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने डेव सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस खुला हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर कोड को हम लोग डेव सी प्लस प्लस में रन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अपने फैक्टोरियल प्रोग्राम को। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देख लेते हैं कुछ एरर आ रहा है या नहीं।
और उसके बाद इसको इंटीजर यहाँ पे मुझे देने बोल रहा है, तो मैं 5 दे के दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि 5 पे हमारा फैक्टोरियल 120 आ रहा है, राइट। वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं और आपको उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग दिया हुआ है। मैंने जो फैक्टोरियल फैक्ट करके जो फंक्शन बनाया है उसको मैंने लॉन्ग दिया है। क्यों दिया मैंने लॉन्ग? क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ ऐसा नंबर देता हूँ जो बहुत बड़ा है, मतलब कि 24, तो 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 ये बहुत लंबा जाएगा, राइट। तो इसका आंसर जो आएगा बहुत बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लॉन्ग में आपको आंसर दे रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो बहुत लंबा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिखा था ताकि लंबे नंबर भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे फिबोनाची सीरीज, और ये समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज कैसे काम करता है। तो अब ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है ये समझते हैं। फिबोनाची सीरीज एक तरीके का सीरीज होता है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में यूज होता है। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। फिबोनाची सीरीज में पहला दो नंबर फिक्स्ड होता है, 0 और 1। ठीक है, अब अगर आप 1 को प्लस करोगे 0 से तो आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो कि होगा 1। वैसे ही अब आप ये लास्ट दो डिजिट को ऐड करोगे, मतलब कि 1 और 1 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। वैसे ही आप फिर से इसको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। ऐसे ये बढ़ते जाएगा। इसी को बोलते हैं सीरीज, फिबोनाची सीरीज। ओके, अब ये सीरीज हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम रिकर्शन का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम मेन मेथड में जाएंगे, फंक्शन पे नहीं जंप करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूट करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इंट आई हो गया आपका एक वेरिएबल, उसके बाद एक फॉर लूप है। तो इस फॉर लूप को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10। सो 0 इज लेस देन 10, ये मतलब कि ये ट्रू है। 0 इज लेस देन 10 ट्रू है। तो प्रिंटफ में क्या आ रहा है? परसेंटेज d, उसके बाद ये जो स्लैश t है इसका मतलब होता है टैब स्पेस, मतलब कि हम एक टैब स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप कुछ भी प्रिंट कर रहे हो। स्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, तो आंसर न्यू लाइन में भी आएगा। अब उसके बाद लिखा है फिबोनाची आई। अब ये क्या है? ये है आपका फंक्शन कॉल। आई का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 वैल्यू जाएगा आपका सीधा फंक्शन कॉल पे। तो मैं यहां से इंडिकेट कर देता हूं कि ये कैसे जा रहा है, और आई का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब आते हैं फंक्शन के अंदर और देखते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है। इफ 0 इज डबल इक्वल टू 0, करेक्ट, 0 इज डबल इक्वल टू 0। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब कंपेयर कर रहे हो दो वैल्यूज को। तो हाँ, मेरा आई वैल्यू 0 है तो ये तो इक्वल है, तो ये रिटर्न 0 कर रहा है, मतलब कि यहां से वैल्यू रिटर्न होगा कहां पे? प्रिंटफ में। सो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है? ये जब रिटर्न कर दिया तो अब ये कहां पे जाएगा? ये अब वापस रिटर्न हुआ था तो फंक्शन फिर से कॉल होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे ये रिटर्न हो गया है, तो अब फॉर लूप क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब कि आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1। अब जब आई का वैल्यू 1 हो गया है तो 1 इज लेस देन 10, वो भी ट्रू है, मतलब कि फिबोनाची अब 1 लेके जाएगा फंक्शन पे। अब फंक्शन पे लिखा है आई डबल इक्वल टू 0, लेकिन मेरा आई तो 1 है, तो ये रिटर्न 0 नहीं करेगा। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पे आते हैं। 1 इज डबल इक्वल टू 1, तो ये रिटर्न कर रहा है 1, मतलब कि ये वापस फंक्शन पे जाएगा और प्रिंट कर देगा 1। मैंने आपको पहले जब फिबोनाची सीरीज के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे दो टर्म्स फिक्स्ड होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दो टर्म पहले से फिक्स्ड आ गया है, राइट। अब आते हैं फिर से फॉर लूप पे। अब हो जाएगा मेरा आई का वैल्यू कितना? 2, तो आई का वैल्यू हो गया 2। 2 इज लेस देन 10, फिबोनाची 2 वैल्यू लेके जाएगा फंक्शन पे, और ये तो फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा,
लेकिन ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, फिबोनाची i-1 प्लस फिबोनाची i-2। इसको थोड़ा सा एक यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एक्चुअली बता क्या रहा है। तो फिबोनाची हो गया मेरा फंक्शन का नाम, उसके बाद लिखा है i-1, i का वैल्यू था मेरा 2, सो 2 - 1 हो गया 1, प्लस फिर से यहाँ पे लिखा है फिबोनाची, i का वैल्यू मेरे पास था 2, तो ये हो गया 0। अब आप ही बताओ कि आपके पास इन दोनों के लिए वैल्यू है? आपके पास वैल्यू है राइट इन दोनों का? फिबोनाची 0 पे आपने जब यहाँ पे कॉल किया था तो आपका आउटपुट आया था 0, प्लस फिबोनाची 1 पे आपने जब कॉल किया तो आपका वैल्यू आया था 1, तो ये कितना हो गया 1, तो ये रिटर्न क्या करेगा 1। फिर से आपको एक बार बताता हूं, फिबोनाची i-1 मतलब कि i का वैल्यू मेरा था 2, तो 2 - 1 हो गया 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिबोनाची i-2 मतलब फिबोनाची 2 - 2, तो ये हो गया मेरा फिबोनाची 0। फिबोनाची 0 जब फंक्शन कॉल किया था मैंने, ये जब एरो बनाया था मैंने, तो मेरा वैल्यू आया था 0, क्योंकि ये रिटर्न 0 कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, उसका वैल्यू मुझे पता है। फिबोनाची 1 का भी वैल्यू मुझे पता है, मैंने एक बार फिर यहाँ से कॉल किया था तो रिटर्न 1 आया था, तो ये 1 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 1, तो मतलब ये रिटर्न कितना वैल्यू कर रहा है 1, तो ये पूरा प्रिंट कर देगा एक और वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, अब आते हैं i पे। i का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 इज लेस देन 10, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया 3 इज लेस देन 10। अब फिबोनाची 3 लेके जाएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू 0, रॉन्ग। 3 इज डबल इक्वल टू 1, रॉन्ग। फिबोनाची पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं सेकेंड लाइन लिख दूंगा, वो सेम मैं फंक्शन को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो आई का वैल्यू, इसको भी मिटा देते हैं, आई का वैल्यू कितना था 3 - 1 कितना हो गया 2, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 - 2 कितना हो गया 1। आप नोटिस करो कि ये जो वैल्यू है 1, ये क्या चीज का वैल्यू आपको मिला है? ये आपको मिला है फिबोनाची 2 का वैल्यू, जो आपने पहले कॉल किया था, राइट? तो आपके पास फिब 2 का वैल्यू है 1 और फिब 1 का वैल्यू है 1, इसका आउटपुट कितना आ गया 2, रिटर्न करेगा 2, प्रिंट कर देगा 2। क्या ये फिबोनाची सीरीज जैसा काम कर रहा है? काम कर रहा है। 1 + 0 ऐड हो रहा है 1 आ रहा है, फिर 1 + 1 ऐड हो रहा है 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली 3 आएगा। तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि इसको फास्ट आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप इंटरव्यूअर को समझाओगे तो आप इतना स्लोली 10 तक नहीं जाओगे, राइट? आपको शुरू में ही उसे ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो अब क्या करते हैं, थर्ड पे जाते हैं। फिबोनाची का वैल्यू यहाँ पे आई हो जाएगा 4, वो भी ट्रू होगा क्योंकि 10 बहुत लंबा, बहुत बड़ा डिजिट है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये लूप खत्म होने पे टाइम है, तो वापस जाते हैं। अब यहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो फिब हो जाएगा मेरा 4 - 1 3, और यहाँ पे 4 - 2 2। सो फिब 2 का वैल्यू हो गया हमारा 1। देखिए आप यहाँ पे फिब 2 का वैल्यू 1 है। उसके बाद यहाँ पे फिब 3 का वैल्यू, जो कि मैं यहाँ पे निकाला था, तो फिब 3 का वैल्यू यहाँ पे है 2, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज में एक और नंबर डाल देते हैं 3। वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, उसके बाद 5 + 3 8, 8 + 5 हो जाएगा आपको 13, और 13 + 8 हो जाएगा 21। तो ऐसे करके आपको 10 डिजिट मिल जाएंगी। ये अभी भी 10 डिजिट नहीं हुआ है, तो बेसिकली ये एक और डिजिट लाएगा, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट होता है, राइट? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने ऐसे दो एग्जांपल्स दिखाए जो बहुत डिफरेंट है। दोनों एग्जांपल्स अपने आप में बहुत डिफरेंट है।
पहले वाले एग्जाम्पल जो फैक्टोरियल हमने देखा उसमें क्या हो रहा था, पहले वो नीचे जा रहा था और जितने भी हमने टास्क किए थे वो सारे इनकम्प्लीट थे। तो जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो ऊपर गया और वो सारे इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट कर दिया और फिर हम यहाँ पे इनपुट पा गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे रिकर्शन जैसे ही कॉल कर रहे हो आपको आउटपुट मिल जा रहा है, आपको ऊपर नीचे या जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है या इनकम्प्लीट टास्क नहीं हो रहा है। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं। तो ये हमें वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली मिल जा रही थी और ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज करने का। तो अब डायरेक्टली चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी और डेव सी प्लस प्लस पे मेरा फाइल पहले से बना हुआ है तो इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग रन कर देंगे। रन करने पे यूजर से कुछ ये मांग नहीं रहा है तो ऑब्वियसली ये प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 जो मैंने आपको बताया वैसे ही आ रहा है। प्रॉब्लम बस इतना था कि मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख के दिखा दिया, आपका आंसर /n लिखा है मतलब न्यू लाइन है इसीलिए न्यू लाइंस में आ रहा है। राइट, तो ये हो गया आपका फिबोनाची सीरीज का प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अब आप यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पे है, मतलब कि आपको अगर किसी नंबर का एडिशन करना है तो वो आप कैसे करोगे। मान लीजिए कि आपका एक नेचुरल नंबर है 10 और आपको इन सभी डिजिट्स का मतलब 10 9 8 7 ये सारे को प्लस करना है, तो आप कैसे करोगे। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेन मेथड पे पहले आते हैं, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। इंट मेन के अंदर इंट नम है। राइट, अब ये जो नम वेरिएबल है ये हम बाद में यूज करेंगे, क्या चीज के लिए, यूजर इसमें अपना एक नंबर प्रोवाइड करेगा। तो एक काम करते हैं, इसी 10 को हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। तो यूजर ने हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है 10, उसके बाद कुछ प्रिंट हो रहा है सम इक्वल टू, प्रिंट कर देते हैं सम इक्वल टू। लेकिन क्या प्रिंट हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन कॉल सीधा नीचे जाएगा फंक्शन पे। अब ये क्या लेके जा रहा है, नम लेके जा रहा है, मतलब कि ये 10 लेके जा रहा है, n का वैल्यू हो जाएगा 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो रिटर्न क्या कर रहा है, पहला लिखते हैं और n का वैल्यू है 10 तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, उसके बाद प्लस, अब ये एडिशन नम फिर से है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन का नाम लिख देता हूं एड और n-1, तो ये कितना हो जाएगा 10-1 मतलब कि 9। करेक्ट। अब आप यहां पे देखो ये जो 10 ये जो 9 है, ये वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा है फिर से जो रिकर्शन हो रहा है ये अभी इनकम्प्लीट है, इसका वैल्यू हमें मिला ही नहीं है अभी तक। राइट, और ये फिर से फंक्शन कॉल कर रहा है मतलब कि ये फिर से फंक्शन कॉल पे कॉलिंग हो रहा है। अभी इसका वैल्यू कितना है 9, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फिर से रिटर्न करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं 9 प्लस 9-1 हो जाएगा 8, ये भी इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिख देते हैं। अब ऐसे ही आपको ये सारे डिजिट्स मिल जाएंगे। राइट, ऐसे ही करके मैंने ज्यादा ही बड़ा नंबर ले लिया है बट फिर भी कोई बात नहीं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया और 6 प्लस यहाँ पे मैं एड 5 लिखूंगा, उसके बाद 5 एड 4, आई होप कि मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। उसके बाद 7 पे यहाँ पे 4 प्लस एड 3, एंड पे आ रहे हैं हम लोग और ये यहाँ पे आ जाएगा 2। यहां से देखते हैं तो 2 जब जाएगा तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फिर से रिटर्न करेगा। तो 2 प्लस एड 1 जाएगा तो ये फिर से रिटर्न करेगा एड 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया है तो ये यहाँ पे एल्स पे आएगा और रिटर्न कर देगा n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या है अभी 0, मतलब कि ये सारे जो इनकम्प्लीट हैं
0 पे आने पे ये कंप्लीट हो गया है और इसका आंसर मुझे आ रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, n, मतलब कि ये 0 है। 0 प्लस 1 कितना हो गया, मैं यहां पे आउटपुट लिख देता हूं। 0 प्लस 1 हो गया 1, तो एड 1 का जो वैल्यू है वो हो गया 1। 1 प्लस 2 हो गया 3, एड 2 का वैल्यू हो गया 3। 3 प्लस 3 हो गया 6। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने इनकम्प्लीट फंक्शंस को पूरा कर रहा हूं, मैं उन इनकम्प्लीट फंक्शंस का वैल्यू ला रहा हूं। तो 6 हो गया एड 3 का, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 6 प्लस 4 हो गया 10, एड 4 का वैल्यू हो गया 10, 10 प्लस 5 हो गया 15, उसके बाद एड 5 हो गया 15, 15 प्लस 6 हो गया। अब ये आपका ये बढ़ते जाएगा, राइट। तो 15 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36, और ये बढ़ते जा रहा है। अब ये हो गया आपका 43 और ये हो गया आपका 53। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, ये पूरा जो लाइन है, ये जो लाइन है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे नंबर्स ऐड हो रहे हैं और आपको एक टोटल नंबर मिल रहा है, सम मिल रहा है 53, राइट। अब ये देखते हैं कि यहाँ ये आएगा वापस कैसे। तो आप देख सकते हो कि ये जो रिटर्न किया था, ये कितना रिटर्न किया था, 0 रिटर्न किया था। उसके चलते मैंने अपने इनकम्प्लीट फंक्शंस को पूरा किया और लास्ट में मुझे 53 मिला। मतलब कि यहां जो परसेंटेज डी लिखा है इस पे आ जाएगा 53। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्लेनेशन सम ऑफ नेचुरल नंबर प्रोग्राम का। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि हमने फैक्टोरियल में भी सेम चीज किया था। पहले हम पूरे नीचे गए थे और उसके बाद हम अपने पूरे इनकम्प्लीट टास्क को पूरा करने के लिए ऊपर आए थे। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी लगा होगा और इसको अब हम लोग चलते हैं और डेव सी प्लस में एक बार देख के कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोड और इसको हम लोग डेव सी प्लस में रन कर लेते हैं। पहले जो आउटपुट आया था उसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। और आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर मांग रहा है, मैं आपको 10 लेके दिखा रहा हूं। ओके, सम इक्वल टू 55। आई थिंक कि मैंने एडिशन रॉन्ग किया है, तो एडिशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने एडिशन रॉन्ग किया है, शायद 53 आ रहा था हमारा बट ये 55 दे रहा है, तो एडिशन ऑब्वियसली मिस्टेक हो गया होगा। आपका आंसर 55 आएगा। ओके ना, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप 11 दोगे तो क्या आएगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कंपाइल करता हूं और यहां पे मैं देता हूं 11, तो 66 आ रहा है, राइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर फंक्शंस का एडवांटेज क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने एक ऐसे एग्जांपल्स को देखा, एक नहीं बल्कि 3 ऐसे एग्जांपल्स को देखा जिसमें हमने रिकर्शन सीखा और हमने ये भी सीखा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। तो अब टाइम आता है ये पढ़ने का कि आखिर ये फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है। कुछ एडवांटेजेस आपको पहले से ही पता होंगी, तो देखते हैं। बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। मतलब कि हमें एक ही प्रोग्राम या एक ही लॉजिक को बार बार लिखना का जरूरत नहीं है। आप एक बार लिख सकते हो और उस लॉजिक को आप बार बार यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करके बताया भी है। वैसे ही मैंने आपको अगर याद हो एक एग्जाम्पल भी लिया था कि आपकी मम्मी अगर एक केक बना के रख रही हैं तो आप उस केक को बार बार यूज कर रहे हो अपना भूख मिटाने के लिए, राइट। तो वो एक फंक्शन है जो आप बार बार यूज कर रहे हो, राइट। आपको बार बार केक बनाना नहीं पड़ रहा है या फिर आपको बार बार कोई खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या बोल रहा है। वी कैन कॉल सी फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि मैंने जो भी एग्जांपल्स आपको दिखाए, किसी किसी में फंक्शंस ऊपर था और मेन फंक्शन नीचे था।
लेकिन किसी किसी प्रोग्राम्स में मेन फंक्शन ऊपर था और जो फंक्शन था वो नीचे था, राइट। वो मैंने आपको जानबूझ के किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों ही वैलिड है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन कॉल सी फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन ए प्रोग्राम। आप कहीं से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और आप अपने फंक्शन को कितने बार भी कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजिली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे लिखा है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सी प्रोग्राम है तो आप इस बड़े प्रोग्राम्स को क्या करो, छोटे छोटे फंक्शंस पे डिवाइड कर दो। जैसे कि ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया और ये हो गया आपका मेन फंक्शन। अब क्या करेगा, मेन फंक्शन से आप इसको कॉल करो, मेन फंक्शन से आप इसको कॉल करो, आपको जब मन है आप इसको कॉल करते रहिए। तो आपका प्रोग्राम बस इसी 3 ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है। आपको नेक्स्ट लाइंस लिखने नहीं पड़ रहे हैं, आपको इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, राइट। तो किसी भी लार्ज प्रोग्राम को अगर आपको सी प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखना है तो आप अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। रेड्यूस चांसेस ऑफ एरर, ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन एक ऑटोमेटिक सीरीज है, मतलब कि आपको एक बार बस फंक्शन को कॉल करना है और फिर वो अपना काम करते जाएगा, राइट। तो इससे एरर का चांसेस थोड़ा रेड्यूस हो जाता है। आप ही इमेजिन करो, अगर आप फंक्शन नहीं यूज कर रहे हो आप और आप अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने लिख दिया है, कोई भी अगर एरर आएगा तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम होगा उसको ढूंढने का कि वो एरर कहाँ पे है। सेकेंड एरर ये आएगा कि उसमें एरर्स आने ही आने हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत लंबा है और लंबा होने के चलते आप अपने प्रोग्राम को ढंग से लिख नहीं पाए हो, आप ये नहीं समझ पाए हो कि उसका फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। तो आप अपने प्रोग्राम को जितना शॉर्ट रखोगे उतना अच्छा है। ये जो 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाए रिकर्शन पे, ये प्रोग्राम्स हम लोग विदाउट रिकर्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन रिकर्शन के चलते वो थोड़ा शॉर्ट हो गया और उसका एग्जीक्यूशन बहुत इजीली हो गया। लास्ट पॉइंट, मॉडिफाइंग ए प्रोग्राम बिकम्स इजियर बाय यूजिंग फंक्शन। यह मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स करके भी दिखाया। मैंने आपको ये बताया कि आप एक प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो छोटा बनाने के लिए या इजी बनाने के लिए, राइट। तो ये था आपका पूरा वीडियो फंक्शंस इन सी के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आप सभी प्रोग्राम्स जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आपको फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेवऑप्स, मैनेजमेंट, और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। इन कोर्सेज को अवार्ड विनिंग प्रोफेसर्स और लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया है। आपको बस इन कोर्सेज में इनरोल करना है और इन कोर्सेज को कंप्लीट करना है एक फ्री सर्टिफिकेट पाने के लिए। और आपके इनरोल करने पे आपको खूब सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे एक्सेस टू प्रेजेंटेशंस, कोड नोटबुक्स, डेटा सेट्स और क्विजेस। हमारे यहाँ दोनों इंग्लिश और हिंदी के कोर्सेज आपको मिलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आपको अपने रिलेवेंट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? रजिस्टर कीजिए और एक बेहतरीन लर्निंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।